समय आने पर इसका पार्टी की तरफ से जो ऑफिशियल गाइडलाइन है उसके ऊपर आपको चर्चा कर ली जाएगी और वो आपको कम्युनिकेट। बिना किसान को बारे में सोचे आप कोई भी चीज अचीव कर पाए मुझे नहीं लगता। क्या हाल है बीजेपी से किया था तो उसका भी आप देख लीजिए, तो उनकी जो लगातार जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो रही है। नागौर संसदीय क्षेत्र से सांसद रही और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा प्रत्याशी रही डॉक्टर ज्योति मिर्धा का आज डीडवाना दौरा रहा। यहां पर वे मीडिया से भी मुखातिब हुई। आइए सुनते हैं डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने सरदार 150 कार्यक्रम को लेकर क्या कहा। उसके साथ ही पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए हनुमान बेनीवाल, किसान, नशा, अपराध और कस्टोडियन पर पूछे गए सवालों का किस तरीके से जवाब दिया। सबसे पहले स्वागत आपका। डीडवाना का जो आप दौरा रहा है किस संदर्भ में रहा है और क्या कार्यक्रम रहेगा? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। डीडवाना का जो आज प्रेस वार्ता रखी गई है, प्रेस का जो आपसे डिस्कशन रखा गया है, वो भारत सरकार के माध्यम से जो एक अभी कार्यक्रम चल रहा है सरदार एट 150 यूनिटी मार्च, इसको लेकर के ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसकी जो पहल करी गई है भारत सरकार की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से, वो युवाओं को राष्ट्र के प्रति उनमें एक गौरव की भावना को जगाना, एक एकता का भाव पैदा करना और कैसे समाज की ओर वो अपनी जिम्मेदारी ज्यादा किस तरीके से जागृत करें और लोगों में और वो भावना आ सके, उसको लेकर के ये मार्च रखी गई है। इसका जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरीके से था कि ये 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ था कार्यक्रम। अब आने वाली आपकी जो 26 नवंबर से लेकर के और 6 दिसंबर तक एक राष्ट्रीय यात्रा होगी। उससे पहले 25 नवंबर तक जिलों में इसकी यात्रा होगी। इसकी 2 पार्ट में बांटे हैं इसको। जैसे एक इसका डिजिटल चैप्टर है जिसमें अलग अलग तरीके की प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। निबंध प्रतियोगिता होगी, सोशल मीडिया की रील बनाने की प्रतियोगिता करी जाएगी। एक सरदार एट 150 यंग लीडर्स प्रोग्राम को शामिल किया गया है। इसमें से जो 150 लोग जो प्रथम आएंगे, आगे जो विजेता होंगे, उनको राष्ट्रीय पदयात्रा जो होगी उसमें शामिल होने का मौका दिया जाएगा। और राष्ट्रीय पदयात्रा जो है वो जैसा मैंने पहले बताया कि 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक का कार्यक्रम रहेगा। 152 किलोमीटर की ये पदयात्रा करमसद से लेकर, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़े हुए थे, करमसद आनंद में, वहां से 152 किलोमीटर दूर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहाँ बनी है केवड़िया में, वहां तक ये यात्रा होगी। रास्ते में जो गांव पड़ेंगे उनमें सामाजिक विकास के कार्यक्रम होंगे, जिनमें जो युवा लीडर हमारे साथ यात्रा में चल रहे होंगे वो लोग और जो वहाँ के स्थानीय लोग होंगे वो भाग लेंगे। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से लेकर के जो उनके करे हुए काम थे, क्योंकि इसका भी एक औचित्य है कि जब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब मौका लगा तब उन्होंने एक 562 छोटी रियासतों में बटे हुए हमारे देश को यूनाइट करने का काम किया था। तो उस हिसाब से उनकी 150वीं जन्म शताब्दी पर ये कार्यक्रम रखना बहुत ही सार्थक है। इसमें अच्छी सहभागिता रहेगी मेरे हिसाब से, और सरकार की ओर से भी इसमें जो स्थानीय प्रशासन है वो अपने योगदान देगा। युवा साथी हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जनप्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे, एनएसएस के, एनसीसी के जो हमारे स्काउट्स हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे, और स्थानीय जो संस्थाएं हैं, एनजीओस हैं, वो सब भी इसके अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी। आप लोगों से भी यही निवेदन है कि मीडिया के माध्यम से इसको अभी बढ़ा चढ़ा करके लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसमें अच्छी सहभागिता हो सके। हमारे देश को आगे ले जाने में हमारे युवा साथी जो हैं उनको नशा मुक्ति की बात हो, चाहे देश को आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे स्थानीय जो हमारे पदार्थ है, मेड इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया वाला, इसको हम प्रमोट कर सकें और हमारे युवा साथी ज्यादा से ज्यादा इसमें हिस्सा ले सकें। इसमें आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। कुचामन में ये
डीडवाना कुचामन जिले की जो यात्रा होगी। डीडवाना कुचामन हमेशा से ही आगे रहा है। ये जिला जब भी कभी एकता की बात आती है और युवा साथियों का जब जोश आता है उसकी बात करते हैं, तो ये 18 नवंबर को तय किया गया है कार्यक्रम। इसकी रूपरेखा कुछ इस तरीके से रहेगी कि कुचामन में गांधी जी व अम्बेडकर जी की जो स्मारक हैं, कनोई पार्क से होकर कुचामन गेट होते हुए वापस शहीद फैज मोहम्मद के स्मारक होते हुए ये वापस कनोई पार्क आकर के कुचामन में इस यात्रा का समापन होगा। और इसकी जो एग्जैक्ट समय का टाइम टेबल होगा वो आप लोगों से क्लोजर टू डेट शेयर कर लेंगे। हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी और जो प्रशासन है स्थानीय वो भी इसमें ज्यादा से ज्यादा सहभागिता रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि देश की एकता का मुद्दा है, ये हम सभी के लिए बहुत शान की बात है और इसमें हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस यात्रा के दौरान जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे वो एक प्रण भी लेंगे, उनको आत्मनिर्भर भारत के बारे में शपथ दिलाई जाएगी, नशा मुक्ति के लिए स्वदेशी को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ये शपथ के साथ में इसका कार्यक्रम आगे रखेंगे। नेशनल यूनिटी के लिए सरकार का एक कदम भी संदेह प्रशंसनीय है, लेकिन युवा जो है बड़ी तादाद में बेरोजगार घूम रहा है, नशे की गिरफ्त में है, अपराध में अपन लगातार जो अपना ग्राफ है वो चढ़ता हुआ जाता है। क्या प्रयास है सरकार के इस ओर और क्या होना चाहिए? आपके नजरिए से क्या होना चाहिए? देखिए, आपकी जो चिंता है ये सरकार की बहुत बड़ी चिंता रही है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस विशेष ध्यान दे रहे हैं इस चीज के ऊपर। और जैसा आप जानते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि हम सब सिर्फ सक्षम हो जाएं। उसकी एक बहुत बड़े और जिसको कहना चाहिए लंबे समय तक हमें फायदा होने वाली इस तरीके की चीजें होंगी कि यदि हम उत्पादन चीजों का हमारे देश में ही करते हैं तो उसके युवाओं को जो बेरोजगारी है उसका भी समाधान होता है, रोजगार मिलता है, हमारा जो उत्पाद है वो हमारे ही लोग काम में ले सके। आत्मनिर्भर होने के ये बहुत सारे लंबे फायदे हैं। इसी चीज को लेकर के ये अलग अलग तरीके के कार्यक्रम बनाए गए, जिसमें सबसे पहले देशभक्ति की भावना आना जरूरी है ताकि जो हमारा युवा गलत दिशा में जा रहा है उसको सही और प्रेरित किया जा सके। चाहे खेलकूद प्रतियोगिताएं हो, चाहे नशा मुक्ति की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात हो, ये सभी इसी दिशा में कदम है कि 2047 में जो नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हमारा देश विकसित होना चाहिए, हम उस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। और अगर हमारा युवा पीछे छूटता है तो कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा सरकार का भी मानना है, ऐसा हम सब लोग भी जानते हैं। उसी ओर ये हम सबका मिलजुल करके दायित्व बनता है समाज की ओर भी कि हम हमारे युवाओं को सही समय पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकें ताकि गलत दिशा में ना जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे मीडियम के माध्यम से, मीडिया नॉर्मल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया हो चाहे टेलीविजन मीडिया हो, एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाना जरूरी है। आप लोगों की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका रहेगी कि अगर हम पॉजिटिव चीजों की बात करते हैं तो हमारे पास में विचार भी अच्छे आते हैं। और यही शायद जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जो एक पूरी श्रृंखला चल रही है इन कार्यक्रमों की, ये इसी दिशा में एक कदम है। जो आपकी चिंता है वो प्रधानमंत्री जी की भी चिंता है और समाज के जनप्रतिनिधि होने के नाते या समाज के कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि युवाओं को सही दिशा में प्रेरित किया जाए। रियासतों के एकीकरण के बाद सरदार पटेल का एक सपना था कि मैदान जो है वो हरे भरे हो, कृषि को उन्नत किया जाए, किसानों को सशक्त बनाया जाए। क्या इस ओर भी केंद्र सरकार का किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम है? देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसमें बिना किसान को बारे में सोचे आप कोई भी चीज अचीव कर पाए, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई भी बात मुमकिन है। मोदी जी खुद चाहते हैं कि किसानों की जो आय है वो ज्यादा बढ़नी चाहिए, जो फसल की जो हमारी किस्म है वो उन्नत होनी चाहिए। और अभी भी आप देखिए कि सरकार का कदम है कि इस बार हमारे यहाँ बरसात अच्छी हुई है जिसका लंबे समय में हमें फायदा होगा, लेकिन अगर अपन मानते हैं कि राजस्थान में तो अतिवृष्टि की वजह से हमारे यहाँ पे फसलों का नुकसान हुआ है, तब भी हम सबको ये हिदायत है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो मुआवजा मिल सके और किसानों को समर्थन मिल सके कराने का हमारा प्रयास करना चाहिए। और फिर से आप देखिए कि ये एक तरीके से सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। अगर हम स्वदेशी अपनाते हैं या हम हमारे बने हुए उत्पाद को खरीदते हैं तो उससे हमारे किसान को भी फायदा मिलता है। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति, हर एक युवा, अगर आज आप 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी चले जाएं तो उसका कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि है और उसका किसी ना किसी तरीके से खेती से
जुड़ाव है। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच रखना जरूरी है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक विजन है। मैं समझती हूँ कि अगर इसको अच्छी तरीके से हम लोगों ने क्रियान्वित कर सके, जिसकी जिम्मेदारी हम सबकी है, अकेले प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसमें अपना अपना योगदान करें और उसमें किसान की भी उन्नति है, जवान की भी उन्नति है, हमारे युवा साथियों की भी उन्नति है, पूरे समाज की उन्नति का रास्ता ये। अब राष्ट्रीय राजनीति में भी आपकी भागीदारी रहती है, बिहार चुनाव के लिए क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज जहाँ से भी आप देखते हैं सब जगह से रुझान यही आ रहे हैं कि वहां पर जो बीजेपी का गठबंधन है उसकी बहुत अच्छी स्थिति है और निश्चय है कि निश्चित ही हमारी जो सरकार है वहां पे सरकार हमारी बनेगी और अच्छे मतों के साथ में, अच्छी मार्जिन के साथ में बीजेपी समर्थित सरकार बन करके वहां पे आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और सारे आपके जितने अभी भी जो रुझान आ रहे हैं वो इसी तरीके के आ रहे हैं। नागौर जिले की राजनीति में बड़ा वर्चस्व आपका रहा है, आप लगातार मैदान में रही हैं। लेटेस्ट एक नई पार्टी आरएलपी करके जो है वो उभर रही है, उसका कद लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या भविष्य है? देखिए, जितनी तेजी से वो उभरी थी पार्टी, उससे ज्यादा गति के साथ में वो धरातल चूम रही है। आप खुद देखिए कि जहां पिछली बार उनके एक सांसद और 3 विधानसभा सदस्य थे, आज की तारीख में विधानसभा में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं रह गया। विधानसभा जब खीमसर का बाई इलेक्शन हुआ तो हमारी पार्टी के रेवत डांगा जी अच्छी मार्जिन के साथ में कन्विंसिंगली वहां से चुनाव जीते, जहां हनुमान बेनीवाल जी की धर्मपत्नी स्वयं चुनाव हार गई। तो इन परिस्थितियों में ये कहना कि वो गति से वहां पे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी राजनीति एक अलग तरीके की रही है और वो उन्होंने युवाओं को जिस दिशा में मोदी जी लेकर के जाना चाह रहे हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। अगर आज नागौर में क्राइम बढ़ रहा है या वहां पे नशे की आदत हमारे युवा साथियों में देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जी की राजनीति उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, ऐसा हमारे समाज के लोगों का भी मानना है। बड़े बुजुर्ग भी आज इसी बात को लेकर के, और शायद यही कारण है कि पिछले विधानसभा चुनाव में और बाई इलेक्शन में आरएलपी को सिरे से नकारा है हमारी जनता ने। बावजूद उसके बड़े पैमाने पर बीकानेर रैली जो है ऐतिहासिक रूप से सफल रही है, आपने भी देखा होगा टीवी के माध्यम से। ऐसा क्यों? देखिए, सफलता का पैमाना ना अपना अंदाजा होता है, पर जो दम भर रहे थे कि मैं 2 लाख लोगों को वहां लेकर आऊंगा, वहां लोकतंत्र में तो कहते हैं 7-8 हजार की भीड़ इकट्ठी कर पाना और उसको प्रचार प्रसार करके तो आप कितना भी बोल दीजिए, लेकिन असली आंकड़े आपके पास भी होंगे, हमारे पास में भी है, इंटेलिजेंस की ओर से भी आए हैं। और जहां खुद आरएलपी के खेमे में एक मायूसी छाई हुई है कि जो आंकड़ा वो अपने मन में मान के चल रहे थे उसके चौथाई भी लोग वो सुबह से शाम तक इकट्ठे नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अंदर मंत्रणा चल रही है। हमारे पास भी इस तरीके की सूचनाएं हैं कि भाई हमें ग्राउंड अप वापस से सब कुछ करना पड़ेगा। आज उनको वो खुद महसूस कर रहे हैं कि उनकी स्थिति बहुत नाजुक है और बहुत जोर से वो एक समझिए कि काट के हांडी एक बार चढ़ती है। कभी बीजेपी से गठबंधन किया, कभी कांग्रेस से गठबंधन किया और जब उनका फायदा, उनका उल्लू सीधा हुआ, उसके बाद में गठबंधन को तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात तो है कि सिर्फ अपना पर्सनल राजनीतिक गेन के चक्कर में उन्होंने ये सारे के सारे टेम्परेरी अपने गठबंधन किए। और आज आप देखिए कि उनकी क्या स्थिति है गठबंधन की। अगर कांग्रेस की बात करें तो भी उस गठबंधन का क्या हाल है, बीजेपी से किया था तो उसका भी आप देख लीजिए। तो उनकी जो लगातार जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो रही है। और जहां बोल रहे हैं कि सर गिनने की बात है हमारी राजनीति में, वो बात सही है, लेकिन एक उससे बड़ा एक ट्रस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ी चीज होती है। अगर ट्रस्ट फैक्टर चला जाता है तो जनता का रुझान उन पार्टियों के खिलाफ जाता है और ऐसा ही शायद आरएलपी के साथ। क्षेत्रीय मुद्दों की बात करें तो बड़ा वर्ग जो है वो कस्टोडियन भूमि को लेकर के आंदोलित है। भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन में कहीं भी नजर नहीं आ रही। ऐसा समय आने पर इसका पार्टी की तरफ से जो ऑफिशियल गाइडलाइन है उसके ऊपर आपको चर्चा कर ली जाएगी और वो आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। अगर कोई विशेष और मुद्दा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।